हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। 9th के बच्चे जो आपका टेस्ट पेपर हुआ है संडे को, उसका ये साल हम बना दे रहे हैं। तो जितने बच्चे हैं इस साल पेपर को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, नोट्स करेंगे और तैयार करेंगे। फिर अगला टेस्ट आपका अगले संडे के बाद सूचित कर दिया जाएगा कब होगा। फिलहाल आप टेस्ट को मन से दिए होंगे, उसके मार्क भी आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से अपने आंसर की पुष्टि कर लेंगे। चलिए, प्रश्न टेस्ट पेपर में बच्चों 2 तरह के प्रश्न थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 10 और 11 से 20 तक के आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 1 से प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणु कोशिका। तो इसमें पहला आंसर सही, जीवाणु कोशिका का पहला आंसर सही है। प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक कला का अभाव होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य एक ही में मिले होते हैं और कोशिकाएं नहीं पाए जाते, ठीक है ना। ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और बैक्टीरियल सेल बच्चों, जीवाणु कोशिका कैसी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक सेल है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो नीले हरे शैवाल भी प्रोकैरियोटिक सेल है। दूसरा प्रश्न है कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज का आंसर भी पहला है, डिस्कवरी ऑफ सेल। ये दूसरा आंसर आपका है। रॉबर्ट हुक ने 1665, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज किया था। सब लोग जानते हैं कि कार्प की छीलन को मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाओं के रूप में सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो एक छत्ते में जो एक कोष्ठक होते हैं उसी को सेल नाम दिया, क्योंकि सेल की उत्पत्ति सेलुला का अर्थ होता है कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का होता है हिस्सा या अंश। तो उस हिस्से या अंश को इन्होंने सेल नाम दिया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में हुई। कोशिका भित्ति पाई जाती, कोशिका भित्ति जो है आपकी सेल वॉल, प्लांट सेल, पादप कोशिका, पादप कोशिका, सेल वॉल, प्लांट सेल में जानते हैं कोशिका भित्ति के आधार पर ही जंतु और पादप कोशिकाओं का बंटवारा हुआ है। जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है उन्हें पादप कोशिकाएं, और जिनमें नहीं पाई जाती उसे जंतु कोशिकाएं कहते हैं। अर्थात जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? प्लांट सेल में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे बाहरी आवरण होता है, मोटी निर्जीव भित्ति होती है, प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक होती है। अब 5वां प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपका, जीव की सबसे छोटी इकाई, जीव की सबसे छोटी इकाई आपकी पहला सेल क्या है? कोशिका। स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है, कोशिका है, स्मॉलेस्ट यूनिट। आनुवंशिक गुणों के वाहक, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आनुवंशिक गुणों के वाहक कौन होते हैं? क्रोमोसोम, इसको कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। यही आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं।
क्रोमोसोम की खोज बच्चों कोश का विभाजन के समय स्टार्न्सबर्गर ने ध्रुवों पर सूत्रस्थ संरचनाएं देखी थी, जब इसको वाल्डवेयर ने क्रोमोसोम गुणसूत्र नाम दिया। इस तरह से प्रश्न नंबर 6, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया भाग लेता है राइबोसोम। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री, इस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम ये 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S राइबोसोम पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हरित लवक का कार्य। हरित लवक का कार्य, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट बच्चों, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करना। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना, क्योंकि हरित लवक के 2 भाग होते हैं, ग्रेना और स्टोमा। ग्रेना वाले भाग में, ग्रेना जो पार्ट होता है उसमें सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, एटीपी जनरेशन होता है, जबकि अप्रकाशिक अपक्रिया स्टोमा में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, अर्थात पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं इस क्रिया द्वारा, इसीलिए पौधों को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, टमाटर का रंग लाल हो जाता है। टमाटर का रंग जो है लाल हो जाता है वर्णीय लवक के कारण। क्रोमोप्लास्ट वर्णीय लवक, वर्णीय लवक वास्तव में बच्चों लवक शब्द प्लास्टिक ऐसे रंगक हैं जो विभिन्न प्रकार के रंग देते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, सब लोग जानते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक और क्रोमोप्लास्ट वर्णीय लवक। तो अवर्णीय लवक, हरित लवक और वर्णीय लवक। तो बच्चों जब टमाटर हरा होता है तो उसमें हरित लवक पाया जाता है, और जैसे जैसे क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जो है इस क्रोमोप्लास्ट में बदलने लगता है, तो टमाटर धीरे धीरे लाल होने लगता है लाइकोपीन के कारण, ठीक है ना। उसमें रंगक डेवलप हो जाता है और पूरा टमाटर हरे से लाल हो जाता है वर्णीय लवक के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 है, आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को कहते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं? डीएनए के केंद्रक में विद्यमान होते हैं। ये एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आनुवंशिक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। और आनुवंशिक लक्षण क्या है? ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पहुंचते रहते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और इनको उत्पन्न करने वाले पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं, और वो है डीएनए। तो डीएनए एक प्रकार आनुवंशिक पदार्थ होता है और न्यूक्लिक अम्ल भी है।
अब कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकांड्रिया को कहते हैं। माइटोकांड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकांड्रिया कोशिकांग को कहते हैं। बच्चों बहुत से कोशिकांग होते हैं, लेकिन माइटोकांड्रिया कोशिकांग को ही ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकांड्रिया ये संरचना है माइटोकांड्रिया की, इसकी भीतरी जगह जगह दबकर अंगुली सदृश संरचना बना लेती है, इसी को क्रिस्टी कहते हैं। और इस पर F1 पार्टिकल होता है, इसी में ऑक्सीसोम, इसको ऑक्सीसोम कहते हैं। ये जो भाग है आपका, ये भाग क्रिस्टी है, क्रिस्टी। और इसी पर जो संरचनाएं हैं F1 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल, और इसी को ऑक्सीसोम कहते हैं, ऑक्सीसोम। बच्चों इसी ऑक्सीसोम में बहुत सारे श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, बहुत से श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। इसी कारण माइटोकांड्रिया की क्रिस्टी के F1 पार्टिकल में, ऑक्सीसोम में कोश की श्वसन की क्रिया संपन्न होती है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकांड्रिया में संचित हो जाती है और आवश्यकता पड़ने पर एडीपी में परिवर्तित होकर ऊर्जा मुक्त करके जीव की जैव प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करती है। यही कारण है कि माइटोकांड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। बच्चों ये 10 प्रश्न आपके रहे ऑब्जेक्टिव, अति लघुत्तरी प्रश्न। अब हम लोग इसके बाद बताएंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। हाँ बच्चों, अब हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 11 से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। बच्चों प्रोकैरियोटिक ध्यान दीजिए और यूकैरियोटिक। प्रो माने प्रारंभिक, कैरियांश माने न्यूक्लियस। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक प्रारंभिक हो, अभी विकसित न हो, उसके विकास शुरू हुआ है, केंद्रक कला का अभाव हो, केंद्रक द्रव्य और कोश का द्रव्य एक ही में विलीन हो, कोशिकांग पूर्ण विकसित न हो, ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में यू वेल डेवलप कैरियांश, वेल डेवलप न्यूक्लियस, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक कला पाई जाती है, कोश का द्रव्य और केंद्रक द्रव्य अलग अलग होते हैं, कोशिकांग पूर्ण विकसित होते हैं। ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बच्चों 70 एस राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। जैसे जीवाणु कोशिका, नीले हरे शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और ऑल एनिमल और प्लांट सेल, सभी जंतु और पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आती है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में आपका अंतर हो गया। अब दूसरा है 12वां, जीवन का भौतिक आधार। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन जो है आपका 12, जीवन का भौतिक आधार जो है जीव द्रव्य को कहते हैं। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जुजार्डिन ने इसका खोज किया था और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था और जे हक्सले ने इसको
जूलियस हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया था, जबकि ह्यूगो वॉन मोहल ने इसको पादप पुरस्कार में सबसे पहले किया। चलिए, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 13वां क्वेश्चन नंबर 13, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, दोज टाइप ऑफ एसिड विच आर फाउंड इन न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। ऐसे अम्ल जो केंद्रक में विद्यमान होते हैं उनको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जो केंद्रक में विद्यमान होते हैं उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2। किन्हीं 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के नाम। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनी क्षारक किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक। देखिए बच्चों, बहुत से नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। एडेनिन, जी ग्वानिन जो होता है, ए जो है एडेनिन, जी ग्वानिन, सी जो है साइटोसिन, टी जो है थायमिन, एनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। और यू क्या होता है? यूरेसिल। अब जब डीएनए होता है बच्चों तो उसमें थायमिन होता है और आरएनए होता है तो उसके जगह यूरेसिल होता है। डीएनए में थायमिन होगा और आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल, नाइट्रोजन बेस। तो डीएनए न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होता है और जब आरएनए होता है तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और उसमें यूरेसिल, अर्थात थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। यही डीएनए और आरएनए में। नाइट्रोजन बेस की दृष्टि से भी अंतर है कि नाइट्रोजन बेस थायमिन डीएनए में और आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हरा टमाटर पकने पर लाल क्यों हो जाता है? ठीक है ना? हरा टमाटर पकने पर लाल क्यों हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट चेंज हो जाता है। क्रोमोप्लास्ट हरित लवक वर्णी लवक में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक वर्णी लवक में बदल जाता है। यही कारण है कि टमाटर पकने पर लाल हो जाता है। डीएनए का पूरा नाम, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, डीएनए का पूरा नाम, इसको डीऑक्सी राइबो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आत्मघाती थैली किस कोशिकांग को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, सुसाइड बैग। आत्मघाती थैली लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम कोशिकांग को कहते हैं। लाइसो माने, लाइसो मीन्स डाइजेस्टिव और सोमा माने बॉडी। डाइजेस्टिव माने पाचक और बॉडी माने शरीर, पाचक शरीर। अर्थात जब कोई सेल या कोई
जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो लाइसोसोम जो है अपने अंदर समेट लेता है और उनको पचा देता है, नष्ट कर देता है और अपने भी नष्ट हो जाता है। इसलिए इसमें स्वनष्टीकरण, ऑटोलिसिस के गुण पाए जाते हैं, लेकिन सेल को डैमेज होने से बचा देता है। तो आत्मघाती थैली बच्चों लाइसोसोम कोशिकांग को कहते हैं। किस कोशिकांग को? लाइसोसोम। मटर तथा प्याज में गुणसूत्रों की संख्या, तो मटर में बच्चों 14 और प्याज में 16। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉयड हो जाएगा 7, और प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 है, ये भी द्विगुणित है, अगुणित हो जाएगा 7। तो इस तरह से मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 और प्याज में 16 होती है। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिकांग का ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक का पुलिस गाल्जी बॉडी को कहते हैं। गाल्जी बॉडी एक कोशिकांग है, गाल्जी काय या डिक्टियोसोम या गाल्जी बॉडी। तो सेक्रेटरी नेचर, तमाम कार्य के आधार पर, एक्रोसोम फॉर्मेशन एक्टिविटी के आधार पर उस गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक की दृष्टि से। क्वेश्चन 20, डीएनए तथा आरएनए, इसमें है डीएनए और ये है आरएनए। देखिए डीएनए और आरएनए में, डीएनए में थाइमिन नाइट्रोजन बेस पाया जाता है टी, और आरएनए में यू। थाइमिन क्षारक, इसमें यूरेसिल, यूरेसिल क्षारक। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम, आरएनए का राइबोन्यूक्लिकम। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। डीएनए द्विसूत्री संरचना है, आरएनए द्विसूत्री संरचना नहीं होती, 103 संरचना है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल। और समानता नाइट्रोजन बेस की दृष्टि से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन ए, गुआनिन जी, साइटोसिन सी, ये तीनों नाइट्रोजन बेस डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। जबकि चौथा नाइट्रोजन बेस जो यूरेसिल होता है और थाइमिन इंटरचेंजेज होते हैं। यदि डीएनए है तो उसमें थाइमिन नाइट्रोजन बेस और आरएनए है तो यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग आज आपको 9th का पेपर पूरा सॉल्व कर दिया गया, और इसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न व्याख्या के साथ आपको बता दिए। पेपर को सॉल्व करने के बाद इस टेस्ट पेपर सॉल्व को अच्छे तरह से देख के समझ लेंगे और फिर अगली तैयारी आप दूसरे लेसन का करेंगे। अगला टेस्ट होगा। थैंक यू।